गांव में आधी रात अमर और राधा, छोटा सा मिट्टी का घर। बाहर तूफान गरज रहा है। बिजली की चमक से आंगन चमक रहा है। दीपक की लौ हवा में कांप रही है। अमर, ये तूफान तो डरावना हो रहा है। आसमान जैसे फट जाएगा। अरे तूफान से क्या डरना। देख, हमारे घर आज एक नन्हा सितारा आया है और ये तूफान उसी का स्वागत कर रहा है। हाँ, हमारा लाल तो चांद से भी प्यारा है, पर नाम क्या रखें? कुछ ऐसा जो राजा महाराजाओं के जैसा हो। क्या कहती हो? अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखट। हवा की सनसनाहट में एक गहरी आवाज गूंजती है। नारायण नारायण नारायण, इस तूफान में एक साधु को शरण दो बच्चा। स्वामी जी, ये तूफान आपको हमारे घर ले आया। आइए, हमारे मेहमान बनिए। स्वामी जी भीगे कपड़ों में अंदर आते हैं। उनकी आंखों में शांति और रहस्य का मिश्रण है। स्वामी जी, आज हमारे घर पर बेटा हुआ है। आपके चरण पड़े, इसे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी शिशु को गोद में लेते हैं। उनकी नजर बच्चे की हथेली पर एक सुनहरे कमल के निशान पर पड़ती है। ये निशान, ये तो राजसी चिन्ह है। राजसी? स्वामी जी मजाक न करें। हम तो खेतों में पसीना बहाने वाले किसान हैं। ये मजाक नहीं है अमर। ये बालक 16 साल बाद इस राज्य का राजा बनेगा। इसकी शादी राजकुमारी अनन्या से होगी। राजकुमारी? स्वामी जी, हमारी औकात कहाँ इतनी बड़ी बातों की। नदी का रहस्य इसे अपने भाग्य तक ले जाएगा। इसका नाम यश रखो। यश सुनहरा नाम है। स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है तो सब होगा। स्वामी जी आशीर्वाद देकर तूफान में निकल जाते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैलती है। पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव वाले यश को देखने और बधाई देने उमड़ पड़ते हैं। कुछ दिन बाद सुबह का समय, राजा जयवर्धन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर हैं। सूरज की किरणें पेड़ों से छन रही हैं। एक सुनहरा हिरण तेजी से भाग रहा है। ये हिरण तो जादुई है। सैनिकों, इसे पकड़ो, मेरे महल की शोभा बढ़ेगी। महाराज, ये हिरण नहीं, कोई हवा का झोंका है। पलक झपकते गायब हो गया। या शायद ये आपका ताज चुराने की फिराक में है महाराज। सैनिक हंसते हैं। राजा गुस्से में तीर चलाते हैं, लेकिन हिरण जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। तुम लोग सब के सब निकम्मे हो। एक हिरण को भी नहीं पकड़ सकते। शिकार के चक्कर में राजा सैनिकों से दूर निकल जाते हैं। घना जंगल उन्हें भटका देता है। दोपहर ढलते ढलते उन्हें तेज प्यास लगती है। ये जंगल तो अंतहीन है। गला सूख गया। अरे पानी कहाँ मिलेगा? भटकते हुए राजा गांव के पास एक तपस्वी की कुटिया पर पहुंचते हैं। तपस्वी ध्यान मग्न है। महात्मा, पानी दो। राजा की जान पर बनाई है। अरे राजन, इतना गुस्सा? पहले पानी पियो, फिर बात करेंगे। तपस्वी मिट्टी का घड़ा लाते हैं। राजा लंबी सांस लेकर पानी पीते हैं। धन्यवाद महात्मा, आपने मेरे प्राण बचा लिए। तभी राजा की नजर गांव वालों की भीड़ पर पड़ती है, जो अमर के घर की ओर जा रही है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इतनी भीड़ क्यों है? अमर के घर उनके बेटे यश का जन्म हुआ है। एक साधु ने भविष्यवाणी की है कि वो इस राज्य का राजा बनेगा और आपकी बेटी अनन्या से उसकी शादी होगी। क्या एक किसान का बेटा मेरी अनन्या का पति? मैं ये भविष्यवाणी झूठी कर दूंगा। नदी का रहस्य देखो राजन, भाग्य से कोई नहीं जीता। मैं इस नदी को ही सुखा दूंगा। राजा गुस्से में अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल लौट जाते हैं। रात भर वो भविष्यवाणी को खत्म करने की योजनाएं बनाते हैं। अगले दिन राजा जयवर्धन साधारण व्यापारी के वेश में गांव पहुंचते हैं। वो गलियों में सावधानी से भटकते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। भाई, अमर का घर किधर है? सुना है उसके बेटे का जन्म हुआ है। हाँ,
उसका बेटा तो भाग्यशाली है। उधर उधर वो पीला घर देख रहे हो ना, वही है। पर तुम कौन हो? मैं एक व्यापारी हूँ। उस बच्चे को देखने और बधाई देने आया हूँ। राजा अमर के घर पहुंचते हैं। वो आसपास देखकर सुनिश्चित करते हैं कि कोई शक ना करे। अमर, एक व्यापारी आया है। कौन हो तुम? क्या काम है? मैंने सुना है तुम्हारे बेटे यश का भाग्य बड़ा है। साधु ने भविष्यवाणी की है कि वो राजा बनेगा। तुम उसे मुझे सौंप दो, मैं उसे राजसी सुख सुविधाएं दूंगा। महल, नौकर, चाकर, विद्या, बदले में तुम्हें इतना सारा सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से जिएंगी। नहीं, मेरा यश मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मैं किसी को नहीं दूंगी। राधा, इसकी बात में दम है। हम गरीब हैं। यश का भाग्य अगर राजा के जैसा है तो उसे ऐसी परवरिश भी चाहिए। अमर, तुम अपने बेटे को अजनबी के हवाले कर दोगे, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा बेटा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। मैं उसे अपने बेटे जैसा रखूंगा। 16 साल बाद मैं उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। राधा और अमर के बीच तनाव बढ़ता है। राधा यश को बार बार सीने से लगाती है, उसका माथा चूमती है। अमर उसे समझाता है कि यश के भविष्य के लिए ये जरूरी है। ठीक है, ले जाओ, पर मेरे यश का ख्याल रखना, उसे एक दिन की भूख भी ना लगे। राजा यश को गोद में ले लेते हैं। राधा दरवाजे पर खड़ी फूट फूट कर रोती है। अमर उसे गले लगाकर सांत्वना देता है। राजा गांव से चुपके से निकल जाता है। गहरी रात, एक तेज बहती नदी का किनारा, चांद की रोशनी में नदी चमक रही है। राजा जयवर्धन अपने विश्वास पात्र सैनिक के साथ खड़े हैं। उनके हाथ में यश है जो गहरी नींद में है। ये भविष्यवाणी यही खत्म होगी। ये बच्चा कभी राजा नहीं बनेगा। राजा सैनिक को आदेश देता है। वे जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और एक मजबूत संदूक बनाते हैं। राजा यश को सावधानी से संदूक में रखता है। महाराज, ये बच्चा तो मासूम है, इसे नदी में बहाना ठीक नहीं है। चुप रहो, मेरी बेटी का भविष्य दांव पर है, ये जरूरी है। राजा संदूक को नदी में धकेल देता है। संदूक तेज धारा में बहने लगती है। जा नदी, इसे ले जा और भविष्यवाणी को डुबो दे। राजा निश्चिंत होकर राजमहल लौट जाता है। उधर संदूक नदी की लहरों में डोलता हुआ दूर निकल जाता है। अगली सुबह नदी के दूसरे किनारे सेठ गोविंद और उसकी पत्नी माया सूर्य पूजा के लिए खड़े हैं। हे सूर्यदेव, हमारी प्रार्थना सुनो, हमें संतान का सुख दो। गोविंद, कितने साल हो गए, शायद भगवान को हमारी पुकार सुनाई नहीं देती। अचानक गोविंद की नजर बहते संदूक पर पड़ती है। माया, वो देखो, नदी में कुछ तैर रहा है। क्या है वो? कोई संदूक जैसा लगता है। गोविंद अपने नौकरों को बुलाता है। वे संदूक को किनारे खींचते हैं। गोविंद संदूक खोलता है और यश को देखकर स्तब्ध रह जाता है। माया, देखो, ये तो एक बच्चा है। अरे, ये जीवित भी है। गोविंद, ये भगवान का तोहफा है, हमारा बेटा। इसका नाम हम यश रखेंगे। ये हमारे घर की रोशनी है। गोविंद और माया यश को घर ले जाते हैं। वे निसंतान थे और यश को अपने बेटी की तरह पालने का संकल्प लेते हैं। 16 साल बीत चुके हैं। यश अब 16 साल का तेजस्वी, हंसमुख और बुद्धिमान युवक है। वो गुरुजी के आश्रम में पढ़ता है। उसका दोस्त रघु एक चंचल और मजाकिया लड़का है, हमेशा उसके साथ रहता है। यश, तुम्हारी बुद्धि तो साक्षात सरस्वती का वरदान है। इस श्लोक का अर्थ बता। गुरुजी, ये श्लोक कहता है कि सच्चाई और मेहनत ही इंसान को महान बनाते हैं। और ये भी कहता है कि यश को गुरुजी की कक्षा में रोटी खाने की इजाजत मिलनी चाहिए। यश और रघु, तुम दोनों विद्या और हास्य के मालिक हो। तुम बहुत आगे जाओगे। उसी समय राजा जयवर्धन अपने रथ पर वहां से गुजर रहे हैं।
वो यश और रघु को हंसते बात करते देख रुक जाते हैं। रुको, ये युवक कौन है? खासकर वो जो इतना हंसमुख है। उसकी आंखों में रात सी चमक है। राजा गुरुजी से बात करते हैं और यश के बारे में पूछते हैं। गुरुजी यश की बुद्धि और रघु की शरारतों की तारीफ करते हैं। राजा सेठ गोविंद के घर जाने का फैसला करते हैं। सेठ जी, आपका बेटा यश बहुत तेजस्वी है। उसका परिवार कौन है? महाराज, सत्य ये है कि यश मेरा असली बेटा नहीं है। 16 साल पहले हमने उसे नदी में एक संदूक में बहते हुए पाया था। गोविंद नदी की पूरी कहानी सुनाता है। राजा का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने नदी में बहाया था। राजा का मन डर और गुस्से से भर जाता है। वो भविष्यवाणी को फिर से खत्म करने की सोचता है, लेकिन उसे यश की हंसमुखी और बुद्धिमानी याद आती है। वो चालाकी से एक योजना बनाता है। सेठ जी, मैं यश को एक महत्वपूर्ण काम सौंपना चाहता हूँ। क्या वो मेरी चिट्ठी राजमहल तक ले जा सकता है? महाराज, यश जिम्मेदार है। वो आपका काम जरूर करेगा। राजा यश को बुलाते हैं। वो चुपके से एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें महारानी को यश को मारने का आदेश है। यस, ये चिट्ठी महारानी सुलोचना तक पहुंचाओ, सावधानी से। ये बहुत ही जरूरी है। महाराज, चिट्ठी तो पहुंचा दूंगा, बस रास्ते में कोई जंगली भालू मेरा पीछा न करे। और अगर भालू आया तो मैं उसे भगा दूंगा महाराज। राजा यश को चिट्ठी सौंपते हैं। यश और रघु राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। यश और रघु घोड़ों पर सवार राजमहल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में घना जंगल आता है। सूरज ढल रहा है। दोनों रास्ता भटक जाते हैं। अरे भाई, ये जंगल तो भूल भुलैया है। अब रात में कहाँ जाऊं? अरे यस, तू तो राजा की चिट्ठी लेकर जा रहा है। जंगल भी तुझे सलाम करेगा। अरे सलाम करेगा या सैर करवाएगा? चल, कोई ठिकाना ढूंढते हैं। उनकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। दोनों घोड़ों से उतरते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कोई है? हम यात्री हैं, रास्ता भटक गए हैं। इतनी रात में कौन? तुम लोग कौन हो? माता जी, मैं यश हूं और ये मेरा दोस्त रघु। हम राजा की चिट्ठी लेकर राजमहल जा रहे हैं। रास्ता भटक गए हैं। क्या रात यहाँ बिता सकते हैं? और माता जी, अगर कोई खाना भी मिल जाए तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम तो बड़े मजाकिया हो, पर बेटा ये जंगल खतरनाक है। डाकू यहाँ आते हैं। तुम्हें रुकना ठीक नहीं। डाकू? माता जी, हम सिर्फ संदेहवाहक हैं। फिर भी अगर आप कहें तो हम छिप जाएंगे। ठीक है, अंदर आ जाओ, कोने में छिप जाओ। डाकू थोड़ी देर में आएंगे। यश और रघु अंदर जाते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें एक अंधेरे कोने में छिपने को कहती है। दोनों चुपके से बैठ जाते हैं। ए यश, अगर डाकू आए ना तो मैं अपनी मजाक की तलवार चलाऊंगा। अरे चुप रह, नहीं तो डाकू तुझे मजाक समझ कर ले जाएंगे। कुछ देर बाद खूंखार डाकू हथियारों के साथ झोपड़ी में घुसते हैं। अरे ओ बुढ़िया, आज कोई शिकार मिला क्या? नहीं सरदार, आज कोई नहीं आया। ये घोड़े किसके हैं? ये तो राजसी लगते हैं। वो दो यात्री हैं, रास्ता भटक गए हैं, सुबह चले जाएंगे। यात्री? और इतने शानदार घोड़े? कुछ गड़बड़ है, उन्हें बाहर निकालो। डाकू यश और रघु की ओर बढ़ते हैं। तभी सरदार की नजर यश की जेब से झांकती चिट्ठी पर पड़ती है। ये क्या है? इसे खोलकर पढ़ता हूं। इस लड़के को तुरंत मार दो और दफना दो। मेरे आने से पहले ये काम हो जाए। जय वर्धन। अरे, ये तो राजा का हुक्म है। सरदार, ये लड़का तो हीरो जैसा दिखता है। इसे मारें क्या? यस, ये लोग तो
तेरे बारे में बात कर रहे हैं। अरे अरे चुप रह रघु, देखते हैं क्या होता है। राजा इसे क्यों मरवाना चाहता है? जरूर कोई राज है। सरदार, इन मासूमों पर दया करो, ये तो बस राजा के संदेश वाहक है। ठीक है बुढ़िया, राजा का खेल बिगाड़ते हैं। नई चिट्ठी लिखो, इसमें लिखो इस लड़के का विवाह राजकुमारी अनन्या से तुरंत करा दो। सरदार, ये तो मस्त मजाक होगा, राजा का मुंह देखने लायक होगा। डाकू नई चिट्ठी लिखते हैं, राजा की मुहर लगाते हैं और असली चिट्ठी छिपाकर नकली चिट्ठी यश की जेब में रख देते हैं। चलो, सुबह होने से पहले निकलते हैं। इन लड़कों को जाने दो, देखते हैं नदी का रहस्य क्या करता है। सुबह यश और रघु उठते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें नाश्ता देती है और रास्ता बताती है। माताजी, आपने हमारी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राजमहल चलते हैं। और अगली बार डाकुओं को बुलाकर कहना कि रघु की चाय तैयार रखें। जा बेटा, भगवान तुम दोनों को सुरक्षित रखे। यश और रघु घोड़ों पर सवार होकर राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। यश और रघु राजमहल पहुंचते हैं। यश महारानी सुलोचना को चिट्ठी सौंपता है। रघु बाहर इंतजार करता है। महारानी जी, ये चिट्ठी महाराज जयवर्धन ने भेजी है। धन्यवाद युवक, तुम कौन हो? मैं यश हूं, सेठ गोविंद का बेटा, बस आपका संदेहवाहक। महारानी चिट्ठी खोलती हैं और पढ़कर चौंक जाती हैं। ये क्या? महाराज ने लिखा है कि यश का विवाह अनन्या से तुरंत कर दो, और वो भी उनके आने से पहले। माँ, ये क्या बात हो रही है? और ये यश कौन है? लगता है तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है बेटी, ये यश ही वो युवक है। अरे महारानी जी, मैं तो सिर्फ चिट्ठी लाया था, विवाह की बात कहां से आ गई? देखो, ये राजा की मुहर है, उनकी आज्ञा है। अनन्या और यश एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। महारानी विवाह की तैयारियां शुरू करवाती है। रघु को खबर मिलती है और वो खुशी से उछल पड़ता है। अरे यश, अरे तू तो दूल्हा बन गया। मैंने कहा था ना, तू राजा की चिट्ठी नहीं, राजकुमारी का दिल ले जाएगा। रघु, चुप रह, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही दिनों में यश और अनन्या का विवाह धूमधाम से होता है। रघु शादी में खूब नाचता है और मेहमानों को खूब हंसाता है। कुछ दिन बाद राजा जयवर्धन राजमहल लौटते हैं। वो अपनी योजना की सफलता की उम्मीद में हैं। सुलोचना, मैं आ गया। उस लड़के का क्या हुआ? चिट्ठी मिली थी तुम्हें? स्वागत है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। मतलब उसे मार दिया? मार दिया? नहीं महाराज, मैंने उसका विवाह अनन्या से कर दिया। क्या? तुमने मेरी बेटी की शादी उस गंवार से कर दी? आप ही ने तो लिखा था कि यश का विवाह अनन्या से कर दो। देखिए आपकी मुहर। ये मेरी लिखावट नहीं है, किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। वो गुस्से में सैनिकों को बुलाते हैं। यश को पकड़ो, उसे अभी मेरे सामने लाओ। सैनिक यश को लाते हैं। रघु भी चुपके से पीछे पीछे जाता है। तूने धोखे से मेरी बेटी से शादी की है, मैं तुझे कभी दामाद नहीं मानूंगा। महाराज, धोखा तो मैंने नहीं दिया, आपकी चिट्ठी ने किया। मैं तो बस संदेहवाहक था। पिताजी, ये मेरे पति हैं। वो धोखेबाज नहीं है, सच्चे और हंसमुख इंसान है। और महाराज, अगर यश को भगाया तो मैं भी अनन्या के साथ चला जाऊंगा। रघु की बात पर माहौल हल्का होता है, लेकिन राजा और गुस्सा होते हैं। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है। महाराज, एक तपस्वी आए हैं, आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। इस वक्त? ठीक है, उन्हें अंदर लाओ। तपस्वी अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास है। प्रणाम महात्मा, आपके आने का कारण? राजन, मुझे लगता है तुम मुझे भूल गए। 16 साल पहले नदी के किनारे तुमने मुझसे कहा था
तुम भाग्य को मिटा दोगे। राजा का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसे सब याद आ जाता है। आप वही तपस्वी है, और ये यश। हाँ राजन, यश वही बालक है जिसे तुमने नदी में बहाया था, लेकिन नदी का रहस्य उसे यहां तक ले आया। वो तुम्हारी बेटी का पति बना, जैसा कि भाग्य में लिखा था। महाराज, महाराज, आपने मुझे नदी में बहाया था? पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? यश, तू तो नदी का राजकुमार निकला। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे डर था कि एक किसान का बेटा मेरी बेटी का पति कैसे बनेगा। राजन, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। तुमने यश को मिटाने की कोशिश की, लेकिन नदी ने उसे गोविंद तक पहुंचाया। डाकुओं ने तुम्हारी चिट्ठी बदल दी। ये सब भाग्य का खेल था। मैं तो नदी का मेहमान हूं महाराज। अब तो मुझे अपनाइए, वरना नदी मुझे फिर से वापस बुला लेगी। सब हंसते हैं, माहौल हल्का होता है। महाराज, यश और अनन्या एक दूसरे के लिए बने हैं, अब गुस्सा छोड़ दीजिए। यस, मैं हार गया। नदी का रहस्य जीत गया। तुम मेरे दामाद हो और मैं तुम्हें दिल से स्वीकार करता हूँ। राजा यश और अनन्या को गले लगाते हैं। रघु खुशी से ताली बजाता है। महारानी सुलोचना मुस्कुराती हैं। तपस्वी आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अरे यश, अब तो तू राजा बन गया, तो मुझे भी अपने दरबार में कोई बड़ा पद दे देना। रघु, तू मेरा मुख्य हास्य मंत्री होगा। हाँ। सब हंसते हैं। महल में उत्सव का माहौल छा जाता है। यश और अनन्या का प्यार भाग्य की जीत का प्रतीक बन जाता है। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।